नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए स्वर्णलता का छठा अध्याय। स्वर्णलता यानी कि इनकी लेखिका आशापूर्णा देवी के संबंध में मैंने उनकी जो जीवनी और स्वर्णलता की प्लेलिस्ट, उसके साथ साथ इनकी जो अन्य प्लेलिस्ट है श्रावणी, वो सब मैंने अपने ब्लॉग में लिख दिया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको अगर जो पार्ट नहीं मिलते हैं, आप वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं, इनके बारे में पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्वर्णलता का छठा अध्याय। मुक्तकेशी तीरथ से लौटी और साथ लेती आई सजली बेटी सुराज को। नहीं, तीरथ में पाया नहीं उसे। संप्रति उसके पति की बदली कटक में हुई है। यहाँ 2-1 दिन रही और एक बारगी उसे साथ ही लेती आई। बोली, अरे इतनी बड़ी खबर तू दबाए बैठी रही सुरो। बलिहारी ऐसे समय कभी अकेले रहते हैं। सुराज के पति की नौकरी बदली वाली है। सुराज मेम साहब की नाई के साथ साथ घुमा करती है। नौकर, रसोईया, अर्दली, बैरा सबसे बोलती है। पति को जरा भी इधर उधर करने से प्रलय कर देती है। वह प्रलय अवश्य मुक्तकेशी जैसा नहीं होता। वह प्रणय के परिचय की घोषणा मात्र होता है, फलस्वरूप सभ्य और मार्जित होता है। सुराज को देखकर समझना मुश्किल है कि वह कभी इस घर की लड़की थी। वह सदा चुस्त जैकेट बॉडी पहनती है। गहने पहनने को वह पुरानापन कहती है और हंसती है। सोने की कंघी लगाकर वह जूड़ा नहीं बांधना चाहती। वह शायद वहाँ रहकर जूता पहनती है। सुराज कभी ही आती है। अंतिम बार आई थी विराज के ब्याह के समय। गोल माल देखकर, पति को चिट्ठी लिखकर समय से पहले ही खिसक पड़ी थी। अब की जो आई वह कुछ इच्छा से नहीं, माँ की जिद करने पर। पति ने भी कहा, ठीक ही है, जब इतने दिनों के बाद फिर हो रहा है तो माँ के पास रहना ही ठीक होगा, कलकत्ता शहर। सुराज को एक लड़का है। 10 साल के बाद फिर यह काज। मुक्तकेशी का क्या यह केवल मातृ स्नेह था? उसके अलावा कुछ और नहीं था? अपनी 16 आना स्वतंत्र मेम साहब बेटी को अपने सगों को दिखाने की चाह भी नहीं थी क्या? इससे पहले वह जब आई थी इतनी सुख स्वाधीनता नहीं थी। सास दईमारी जिंदा थी। वह बला भी अब चली गई, इसलिए बेटी को कलेजे से लगाकर ले आई मुक्तकेशी और एक एक को पकड़ पकड़ कर सुनाने लगी। इतनी बड़ी बात, मैं माँ हूँ, मुझे नहीं बताया। सुराज शर्मा कर बोली, क्या ऐसी बात? माँ भी क्या यह बात और नहीं देख रही हो क्या? पकड़कर सुनाने लगी। इतनी बड़ी बात, मैं माँ हूँ, मुझे नहीं बताया। सुराज शर्मा कर बोली, क्या ऐसी बात? माँ भी क्या है यह बात और यह नहीं देख रही हो क्या? मुक्तकेशी बोल उठी, देखती क्यों नहीं, रोज ही देखती हूँ। बतख मुर्गी की भांति पैक पैक करके वंश वृद्धि हो रही है, देखती नहीं हूँ। लेकिन उससे अपनी तुलना तू मत कर। सुराज ले जाकर चुप हो गई। किंतु सुराज इस घर में हाँफ उठी। कभी वह यहाँ रही है, इस बात पर मानो उसे विश्वास ही नहीं होता। सुराज के भाई लोग कैसे स्थूल हैं, कैसे अमार्जित, कैसे पुरानपंथी। उसकी भाभियां दाई नौकरानियां जैसी, उसके भतीजे भतीजियां गुहाल की गाय बकरी। आश्चर्य है, अच्छे ढंग से रहने की इच्छा ही नहीं होती क्या इन्हें? उसने यही पूछा। कहा, गृहस्थी में खर्च तो कुछ कम होते नहीं देख रही हो, किंतु तुम लोगों में सौष्ठव की भला क्यों नहीं है? खर्च बेशक धनी सुराज की खातिर कुछ ज्यादा ही हो रहा है। विराज एक और ढंग की बड़ी है, यह और ढंग की। विराज के लिए आंख की शर्म नहीं, इसके लिए है। फिर भी लाज क्या बचाई जा पा रही है? लाज तो चारों ओर बिखरी हुई है। सुराज ने कहा, स्वामी डांटेगा और सहना होगा। क्यों, दुनिया में रस्सी नहीं है क्या? सुराज ने कहा, चुपचाप मार खाती है इसलिए इतना अत्याचार होता है तुम लोगों पर। अरे बाबा, अपना सम्मान आप रखना होगा। मजले भैया ही घर के सर्वे सर्वा कैसे हो गया, मैं यह नहीं समझ पाती। और मजले भैया का यह संदेह रोग तुम सहती कैसे हो मजली भाभी, सोच नहीं सकती मैं। धोबी के सामने निकली, इसके लिए मजले भैया ने गत की तुम्हारी। मैं तो हाँ हो गई देखकर। मैं होती तो क्या करती पता नहीं, उसे दिखा दिखा कर और राहगीरों से बात करती। ऐसी बातों में स्वर्ण चुप ही रही। इस सहानुभूति में उसने छिपे एक अपमान की ज्वाला का अनुभव किया। सर्वे सर्वा वाले प्रसंग में गिरीबाला भी जलन महसूस कर रही थी, इसलिए वह बोल उठी, सो तो करती, पर उसके बाद जब मार पड़ती। मार? सुराज ने भो सिकोड़ कर कहा। और नहीं तो क्या, मजले जेठ को इसमें झिझक नहीं।
तुम शिव जैसे आदमी के हाथों पड़ी हो। सूरज ने स्वर्ण के मुंह की ओर देखा, उसे डर लग गया, इसलिए वह झट बोल उठी, असली बात क्या है जानती हो सजली? मात्र निंदा महापाप है, फिर भी कहे बिना रहा नहीं जाता। माँ के पीठ पर रहने से ही इतना संभव हुआ है। मेरी माँ तो सहज नहीं है, पुरुष अकेला पड़ते ही स्त्री के आगे पीछे बिल्ली बनता है। माँ, बड़े भाई बहन भाभी चारों ओर के बल से उनकी बाढ़ बढ़ जाती है। तुम्हारे नंदोई अकेले पड़ गए हैं ना, इसलिए शिव जैसे हैं। खैर, उससे मैं के लिए हुई, लेकिन मुक्तकेशी ने फिर आग भड़काई। हेमांगिनी आई सुराज से मिलने, गला खोलकर हंसते हंसते मुक्तकेशी बेटी के डेरे की सुख समृद्धि को सुनाने लगी वंशवत जमाई की अनुगतता की कहानी। उफ, घर कैसा, बिल्कुल साहब का घर समझी हेमा। कोच कुर्सी टेबल आईना, कितना ठाट। मेरी सुरोभी घूमती है जैसे मेम, पैरों में जूते मोजे, विलायती ढंग का पहनावा, और जमाई के ही क्या बताऊं जो हाल है। वैसा एक दबंग अफसर, पर सुरों के सामने चोर। सुरों कहे उठता है, सुरों कहे बैठता है। सुरों ने आंखें तरेरी तो आंखों में अंधेरा देखता है। दूर से सुना, आंखों तो देखा नहीं हुआ। देखकर कहूँ क्या, आंखें जुड़ा गई मानो कि इस जमी जमाई बैठक में अड़ंगा आया। कहाँ से तो अचानक स्वर्णलता आकर पूछ बैठी, यह सब देखकर आपकी आंखें जुड़ाती है माँ जी? मुक्तकेशी पहले तो थमथमा गई, उसके बाद कपाल पर शिकन डालकर बोली, क्या सब? यही मर्द बीवी की बात पर उठता बैठता है, स्त्री के आंख तरेरने पर आंखों में से अंधेरा देखता है, और कोच कुर्सी टेबल आईना वगैरह वगैरह। मुक्तकेशी बिगड़कर बोली, सुनकर तुम्हारे बदन में आग लग गई है बहू? क्यों ना हो, ईर्ष्या से तो भरी हो। अरे मैं कहती हूँ, तुम लोगों ने ही अपने खस्मों को कौन नहीं भेड़ा बनाया है। अरमान हो तो पहनो मुंह जूता, खाना खाओ टेबल पर बैठकर। धन्य हो बाबा, सुख से जरा गपशप करने बैठी, इनके बदन में जैसे सुई चुभ गई। सुई क्यों चुभेगी माँ जी? स्वर्ण ने छूटते ही कहा, सुख की बात से सुखी होता है। लगता है बंगाल की फिर भी एक स्त्री आदमी की तरह तो जी रही है, किंतु आप लोगों को मेम साहिब भी अच्छी लगती है, इससे अचरज हो रहा है। मुक्तकेशी को उचित उत्तर ढूंढे नहीं मिला। स्वर्ण के चले जाने पर बोली, देख लिया ना हेमा, आग की इस अंगीठी को लेकर मैं घर करती हूँ। मुक्तकेशी सदा यही कहती है, सभी यही कहते हैं, आग की अंगीठी, किंतु उस आग में स्वर्ण किसे जला सकी? जलाया भी क्या, खुद ही तो जल जल कर राख हो गई। विडंबना ही है, विडंबना ही तो है। मातृभक्ति और ब्याह, इन दोनों में विरोध हो सकता है, यह किसने सोचा था? खैर, नैपथ्य की बात है। फिर अभी सामने माँ, सो लड़कों ने नितांत अनुगत को ही कहा, तुम जैसा अच्छा समझो माँ। मैंने तो अच्छा समझ कर ही कहा है, लेकिन तुम लोग अब विज्ञ हुए हो। अचानक प्रबोध चंद्र ने आगा पीछा करके कहा, कहाँ जाना पड़ेगा? मेरे ससुराल? मुक्तकेशी ने कहा, जानती हूँ, होते हुए भी तो नहीं है। हालांकि सुना है ससुर मर्दुआ भी नौकरी करता है, दोनों साले भी तैयार हो गए हैं। छोटे ने तो ब्याह भी नहीं किया है, प्रदेश में रहता है, रुपया भेजता है। कहावत है ना, रहे बैल ना जीते हल, उसको कब पड़ती है कल वही हाल। इन तथ्यों से प्रबोध अवाक हो गया। ससुराल नाम की उसे एक जगह है, इसका प्रमाण पाने का सुयोग उसे नहीं मिला। सास की कलंक कथा ने सहज दारा के मुंह पर पत्थर डाल दिया था। शुरू में वही जो एक बार लिवाने आए थे ससुर, मुक्तकेशी ने फजीहत करके उन्हें विदा कर दिया। उसके बाद किसी उपलक्ष्य में न्योता करने आए थे, नहीं भेजा। पहले एक आध बार आते थे, अब नहीं आते। तब से सब नाता ही चूक गया। जीवन में स्वर्ण ने कभी उच्चारण भी नहीं किया कि बाबूजी के लिए जी कैसा करता है, या उन्हें एक बार देखे बिना अब रहा नहीं जाता। हठात मुक्तकेशी के मुंह से उनकी खोज खबर? प्रबोध ने एक बार धीमे से पूछा, किसने कहा तुम्हें? मुक्तकेशी ने गंभीर होकर कहा, तेरी माँ को किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता, हवा से खबर मिलती है। मजली बहू की, बुढ़िया फूफी की एक सौतेली बेटी ने अपनी हेमा के बेटी की सास है ना, उसी के सूत्र से खबर मिली है। फूफी, सौतेली बेटी, साली, सास। प्रबोध ने संपर्क के इस जटिल जाल से मुक्त होने की चेष्टा नहीं की, केवल साहस से बोल उठा, लेकिन वे लोग तो 7 जन्म में भी विदा करा कर ले जाने के लिए नहीं कहते। कहे कौन? माँ है तुम्हारी गरुड़ ध्वजा सास की रथ से दोनों कुल गए। जो हो विदा कराने की कहने की आदत उन्हें नहीं है, इसी से नहीं कहते। तू जाकर बहू को रखाना। अब प्रबोध की ओर से सुबोध ने पतवार थामे, लेकिन माँ, जब उन लोगों ने कहा ही नहीं। ऐसे में मुक्तकेशी ने बात पूरी नहीं करने दी, बोल पड़ी, उन्हें क्या पता है कि तुम लोग कर्ज देन में पड़ गए हो? तुम्हारे साले ससुर ज्योतिषी हैं, यह सुना है? सो तो नहीं, यानी प्रबोध ने आखिरी कोशिश करके कहा। 7 जन्म में नहीं कहता, हठात अपने से।
बेटे के वक्तव्य को मुक्तकेशी ने पूरा नहीं होने दिया। बोली थी, अपने से पहुंचा आने से यदि भगा देने का डर हो तुम्हें तो फिर तो भेजने की बात ही नहीं उठती, किंतु सदा से जानती हूँ भाई बेटी आराधना की वस्तु होती है। मैके जाने पर बाप भाई सिर आंखों पर ही रखते हैं। तो फिर वैसा ही होगा। कर्ज के अचानक कर्ज में पड़ जाने के कारण मुक्तकेशी सभी बहुओं को अपने अपने घर भेज रही थी। उस समय लड़कों ने मैदान छोड़ दिया, क्योंकि अनुभव तो वे कर ही रहे थे कि नेपथ्य में 3 जोड़ा कान उत्कर्ण है। उनका मुंह बंद करने की कार्यकरी पद्धति आजकल कारगर नहीं होती। इस विद्रोहात्मक मनोवृत्ति को लाने वाली सुवर्णलता है, इसमें कोई संदेह तो नहीं। मझला और छोटा भाई इसलिए हर पल उसे भला बुरा कह रहे हैं मन ही मन, परंतु इससे तो महज बदन की ही न जलन मिटती है, संक्रामक व्याधि तो अपना काम करती ही जाएगी। बाबुओं के दृश्य होते ही रंगमंच पर आविर्भूत भी हुई नेपथ्य चारणियां। बहुएं कहीं आसपास ही हैं। मुक्तकेशी ने यह अनुमान किया था, सोचा भी था कि ठीक ही है, जान ले, सामने आकर विरोध तो नहीं कर सकेंगी, और विरोध भी तो करे क्या, मैके जाने का मौका मिलने से तो मुट्ठी है स्वर्ग में। हाँ, बड़ी बहू को सबके साथ शामिल गिनकर समदृष्टि के प्रकाष्ठा दिखाने पर भी मन ही मन उसे नहीं गिना। उसे नहीं भेजेंगी, ऐन मौके पर कोई बहाना करेंगी, सभी चली जाएंगी तो चलेगा कैसे। गुरु गंगा छोड़कर मुक्तकेशी अब अपने बेटों के लिए दफ्तर की रसोई तो तैयार नहीं करेगी। बड़ी बहू के जाने से तो नहीं चलेगा, जिधर पानी पड़ता है उधर छाता पकड़ती है वह। लेकिन बम बोला है, घर की चींटी तक से डरती है, वह रहेगी। मझली सजली और छोटी को ही भेजना होगा। खुशी के मारे नाचेंगी सब, सजली छोटी तो नाचेंगी ही, लेकिन मझली, उसका मामला जरा गोलमाल है। उसकी मति गति कभी स्वाभाविक रास्ते ही नहीं चलती। हो सकता है छूटते ही कह बैठे, मैं नहीं जाऊंगी। बहुओं को इधर आते देख मुक्तकेशी गंभीर चाल से दिए की बाती बांटने लगी। घर में बाती भी तो लगती कम नहीं है। जिस बात का डर था वही हुआ। स्वर्ण आपे से बाहर हो गई। कितनी देर के बाद जैसे भतीजी मलिका की पुकार से सुध आई। मलिका चीख कर पुकार रही थी, मजरे चाचा जल्दी आओ, दादी जी बुला रही हैं। मुझे? किस लिए? मल्लिका फर्राटे के साथ बोली। मैं नहीं जानती, मजली चाची ने दादी जी को खरी खोटी सुना दी, शायद इसलिए। प्रबोध ने कातर गले से कहा, मल्लिका रानी बिटिया मेरी, जाकर कह दे मजले चाचा घर में नहीं है। खूब कहने से ही हुआ। अभी अभी आरु तुम्हें देख नहीं गई है तो फिर यह कह दे कि नल घर में है। मैं बाबा झूठ मूठ नहीं कहने वाली, जी चाहो जाओ चाहे ना जाओ। कहकर धर्मपुत्र की महिला संस्करण मलिका धर्म की महिमा बिखेरती हुई चली गई, जैसे गृहिणी हो। लाचार बलिदान के बकरे की तरह प्रबोध को जाना पड़ा। बेटे को देखकर मुक्तकेशी ने जल्द गंभीर स्वर में कहा, बेटा प्रबोध, मूर्ख स्त्री मान लो एक असंगत बात बोल ही बैठी तो उस अपराध का दंड देने के लिए तूने स्वयं ही क्यों नहीं 7 जूते लगाए? पत्नी से अपमान कराने से कहीं अच्छा था ना। माँ, प्रबोध प्रायः माँ के पैरों के पास पड़कर बोला, जिसे तुम्हारा अपमान करने का साहस हुआ जूता उसी को खाना चाहिए। है कहाँ वे, अभी कोई किनारा हो जाए। मुक्तकेशी जरूर खुश हुई, नहीं तो तू पर नहीं आती। बोली, ठहर भी पेबो, वीरता की बड़ाई ना हाँक। इधर तो बीवी के डर से केचुआ जैसा सिकुड़ जाता है। तुझमें अगर मर्द की हिम्मत होती तो तेरी बीवी ऐसी दुशासन नहीं बन जाती। जननी की इस धिक्कार से प्रबोध चंद्र दुशासन शामक भीम का रूप धारण कर हुंकार उठा, मल्लिका बुला ला अपनी मझली चाची को, भले भले ना आए तो झोटा पकड़कर खींचती ले आ। मुक्तकेशी के कुलिश कठोर होठों की फांक से संभवतः शीन हंसी का आभास सा दिखा, किंतु उसे दबाकर बोली, रहने भी दे, हंगामे की जरूरत नहीं। जैसी भी ही रहे, तुम लोग मुझे आज ही काशी भेज देने की व्यवस्था कर दो। बेटे की बहू की लात खाकर घर से चिपटे रहने की प्रवृत्ति मुझ में नहीं। किंतु मुक्तकेशी की बात पूरी होते न होते किसी ने अंदर बम फोड़ दिया। नहीं तो सब लोग वैसे चौंक उठते। बम ना हो, किंतु बम से भी शक्तिशाली, मृदु लेकिन एक तीक्ष्ण प्रतिवाद। अपमान? अपमान मैंने किसी का नहीं किया। मुंह के जोर से ना को हाँ कर दे तो मैं क्या करूं? कहा। किसने? स्वर्णलता ने यह कहा। पति के सामने, जवान देवरों के सामने साफ सीधे सास की बात का प्रतिवाद किया। वज्राहत भाव कट जाने पर मुक्तकेशी जरा कड़वी हंसी हंसकर बोली, इसके बाद भी तुम लोग मुझे इस घर में रहने को कहते हो? माना मैं तुम्हारी शंख की चुड़ी वाली माँ नहीं हूँ, फिर भी माँ ही तो हूँ। बड़ी बहू! अचानक जैसे सोया बाघ दहाड़ उठा। बड़ी बहू! चीख से घर कांप उठा। कसूर मजली ने किया, बुलाहट बड़ी को क्यों? कोई समझ नहीं सका, सब थरथर करने लगे। मजली देवर से बड़ी बहू तो बोलती भी नहीं, फिर भी इस पुकार के बाद बैठी भी नहीं रह सकी। घूंघट काढ़े कांपती हुई रणस्थल पर पहुंची गई। प्रबोध ने उत्तेजित होकर कहा, बड़ी बहू, मजली से कहो माँ का पैर पकड़कर क्षमा मांगे।
ओह, यह बात। इसी के लिए बड़ी बहू की बुलाहट। माँ के सामने सीधे स्त्री को संबोधित तो नहीं किया जा सकता, इसलिए बड़ी बहू को माध्यम बनाए। अवश्य अवश्य यह आशा थी कि बड़ी बहू को कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, इस घुड़की से ही काम चल जाएगा। लेकिन गजब, ऐसी गरज के बावजूद भी स्वर्णलता काट के खिलौने सी खड़ी रही। बड़ी बहू, उसकी गर्दन पकड़कर माफी मंगवाओ। उमा शशि नजदीक आई, धीरे से कहा, स्वांग सी खड़ी क्यों है रे मजली, मांग ले माफी। नजर उठाकर स्वर्णलता ने उमा शशि को देखा। उस नजर से उमा शशि हिम हो गई। सास की आंखों की बहुतेरी भयावह दृष्टि देखने की आदत है उसे, किंतु ऐसी निगाह कभी नहीं देखी। अरे स्वर्णलता क्या पागल हो गई है? यह तो साफ पागल की आंख है। वही आंख उठाकर स्वर्णलता ने तीखे स्वर में कहा, क्यों माफी क्यों मांगू? उमा शशि, अरे मांग लेने से ही तो सारा झमेला चूक जाता है। बोल अच्छी बहन, बोल दे। माँ जो कहा है बिना समझे कहा है। किंतु उमा शशि के कहे मुताबिक झमेला मिटा पाने से तो धरती ही समतल हो जाती, सो नहीं होने का। स्वर्णलता ने यह नहीं कहा। वह बोली, बिना समझे तो कहानी समझ कर ही कहा है। हाँ, स्वर्ण ने समझ बूझ कर ही तो सास से कहा है कि पिताजी से नाता तोड़ लिया गया है। उन्होंने जब खोज पूछ की तो उन्हें दूर दुराकर भगा दिया, और अब जब अपने घर में दानों के लाले पड़े तो जबरदस्ती भेजा जा रहा है। मान की बड़ी तो बड़ाई करती है, इस किसे मान किसे अपमान कहते हैं यह नहीं जानती। कहा था और अभी कह रही थी बिना समझे नहीं कहा है। घर का एक एक आदमी अवाक हो गया, यहाँ तक कि सुबोध भी। वह भी खींचकर बोला, यह पेवा तहजीब सिखाना नहीं जानता है। और मुक्तकेशी काट की मारी सी ही नहीं रह गई, कुछ डर भी गई। कोई भयावह भविष्य मानो दांत पीसते हुए उनके जीवन के सीमा प्राचीर के उस पार से झांक रहा है। शायद कूद पड़े। खैर, फिर भी अभी उस डर के घबराने की आवश्यकता नहीं। घर की हुड़का जंजीर मजबूत है। लड़के आज भी माओ के पांव तले हैं। आज भी किसी बहू को निकाल बाहर करके बेटे का ब्याह करा सकती है मुक्तकेशी। प्रभास ने कहा, वकालत करता हूँ, कोर्ट कचहरी देखता हूँ। किसी भले घर की स्त्री ऐसी असभ्य होती है, यह धारणा नहीं थी। यह सारा कुछ मजले भैया की बुद्धिहीनता का फल है। औरत को कभी बढ़ावा देना चाहिए, वह तो सदा लाल आंखों के नीचे रखने से ही दुरुस्त रहती है। प्रकाश, अब हमें पैसा देकर स्टार में थिएटर नहीं देखना होगा, घर बैठे ही बहुत तेरा थिएटर देखने को मिलेगा। मजले भैया का ब्याह हुआ है, जबरदस्त। क्रोध मजले भैया स्त्री को दुरुस्त करने का भार ले बैठा। वह एक थर्ड क्लास घोड़ा गाड़ी बुला लाया। उस गाड़ी पर बिठाकर इस घर की मजली बहू को निर्वासित किया जाएगा। मजली बहू जाएगी अकेली, एक वस्त्र, लड़की और दोनों लड़के यहीं रहेंगे। वे सब इस वंश के हैं। स्वर्णलता से कोई संपर्क नहीं रखा जाएगा। यदि कभी पैरों पड़कर क्षमा मांगती हुई चिट्ठी लिखे, तभी फिर से इन लोगों का मुंह देख पाएगी। नहीं तो इस घर का दाना पानी उठ गया। उसका पति पूत का नसीब गया। आड़ोट में सभी प्रबोध को स्त्रैण कहते हैं। आज वे लोग देखें, वह आप ही सीता को वनवास दे आएगा। मुक्तकेशी किंतु इस भूमिका में नहीं है। वह तब से माला जप रही है। स्वर्ण की बड़ी बेटी चंपा माँ की यह दुर्गति देखकर बुद्ध बनी बैठी थी। अब कमरे में जाकर रोने लगी। भानु कानू दो बेटे माँ के साथ जाऊंगा, माँ के साथ जाऊंगा कहकर चीखते रहे जी जान से। आखिर ताई से खिलौने और मिठाई पाकर चुप हो गए। बाबू लोग कौन कहाँ चले गए। गृहणियों ने फिर कार्यभार संभाल लिया। मुक्तकेशी निर्विकार। प्रबोध के इस काम में उनका समर्थन मिला भी कि नहीं, प्रबोध यह भी तो नहीं समझ पा रहा था। इससे यदि मुक्तकेशी गला खोलकर कहती, खूब किया प्रबोध, ऐसी जांबाज औरत मैंने भू भारत में नहीं देखी, तो कहीं खुशी की बात होती। यह क्या हुआ? लाठी टूटी, सांप नहीं मरा। बहू निकाल बाहर करी गई, माँ प्रसन्न हुई। किंतु मुक्तकेशी के घर का अन्न जल स्वर्णलता का कितने दिनों के लिए उठा था? यह इतिहास जानने के लिए दूसरा अध्याय ढूंढना होगा। गर्चे स्वर्ण के जीवन की वही की पक्की जिल्दबंदी तो दूर, वह बिल्कुल अनबंधी ही है। उसके ढीले ढाले पन्ने इधर उधर बिखरे हैं, उड़ते फिरे हैं। फिर भी उसे विदा कर देने के अध्याय को ढूंढकर यह पता चलता है कि दरवाजे पर बग्घी के रुकने की आवाज़ सुनकर अंदर से स्वर्णल के पिता नव कुमार बनर्जी बाहर निकले। गोरा चिट्टा रंग, सांवरा हुआ गठन, सिर के केश कच्चे से पक्के बालों की संख्या कहीं ज्यादा, पहनावे में फतुही, विद्यासागरी चप्पल। कभी किसी सरकारी दफ्तर में बड़े बाबू थे, अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। घरघुस आदमी बाहर कम ही निकलते हैं। दिन भर घर बैठे बहू को टिक टिक और पोते को दुलार करते हैं। निकलने के नाम पर सौदामनी के यहाँ जरा घूमने जाते हैं। बूढ़ी विधवा नव कुमार की दीदी है, दूर के नाते की। बड़े बड़े दुख झेलकर और बहुत बहुत कर्मों का क्षय करके जीवन के अंतिम दिनों में सुख का थोड़ा सा स्वाद मिला था, वह भी नहीं रहा।
बूढ़े चल बसे। किंतु सौदामनी की जो उम्र है उसमें वैधव्य ही स्वाभाविक है। किंतु बड़े कष्टों के बाद अभी अभी तो पति को पाया था। सारा कुछ तो उसकी सौत ही दखल किए हुई थी। पति गए, सौत भी गई। अब सौत के बाल बच्चे और बेटी दामाद के साथ अकेली गृहस्थी करती है। नवकुमार इसी गृहस्थी को देखकर परितृप्त होते हैं, इसलिए दौड़े दौड़े आया करते हैं। इस गृहस्थी पर पुराने की छाप है, इसलिए कि सौदामनी के ही हाथ की गढ़ी हुई है। जो सौदामनी नवकुमार की दीदी है। नवकुमार के घर में उनकी पोतों की रुचि ही पसंद की विजय ध्वजा है। उस पसंद, उस रुचि के से नवकुमार के मन का मेल नहीं बैठता। परंतु बहू का ही क्या कसूर। ससुर जैसी रुचि पसंद वह कहाँ से पाए। सास को उसने आंखों देखा भी नहीं है। ब्याह करके आई और दुल्हन से ही गृहिणी बन जाना पड़ा। अपने 2 छोटे हाथों से संसार त्यागिनी सास के संसार को उठा लेना पड़ा। संसार भी छोटा ही है, ससुर देवर पति, लेकिन छोटा है इसलिए हल्का है सो नहीं। पाषाण का भार, मौत से जो उत्तराधिकार मिलता है वह सहज होता है, कोमल होता है, किंतु यह तो वैसा नहीं। इस संसार की मालकिन स्वेच्छा से घर छोड़कर चली गई। लड़के के ब्याह की सारी तैयारी हो चुकी थी कि बेटी के ब्याह के कारण यह आफत आ गई। ठीक जिस दिन होना था उस दिन बेटे का ब्याह नहीं हुआ, लेकिन हुआ क्योंकि सास सत्यवती यह संबंध कर गई थी। ससुर ने उस इच्छा को प्रमुखता दी। बहू सुधीर वाला, लड़की बुरी नहीं, किंतु नव कुमार मानो उसे स्नेह की नज़र से नहीं देखते। वह सगुन असगुन पर विश्वास करते हैं। छीक, बिछौती की टिक टिक, मंगलवार, हर कुछ पर परम विश्वास है उन्हें। आज भी उन्होंने पंजिका के पन्ने पलटकर देखा था कि कै बजे से कै बजे तक मूली नहीं खानी चाहिए, कि घोड़ा गाड़ी की आवाज़ इसी दरवाजे पर रुकी। पंजिका को ताक पर रखकर झट बाहर निकल आए और हाँ किए ताकते हुए बहुत ही अपरिचित और बहुत ही परिचित एक नारी मूर्ति गाड़ी से उतर रही। कौन है वे? नवकुमार आंत्रनाद कर उठे। इतने बूढ़े हो गए इसलिए दृष्टि का इतना भ्रम। नवकुमार इसलिए ही आंत्रनाद कर उठे। यह विचलित सा भाव जरा ही देर को रहा, दूसरे ही क्षण वह भाव बदल गया। विस्मित विस्फृत नेत्रों से देखा किराए की वह गाड़ी जिसे छकड़ा गाड़ी कहते हैं, उस स्त्री को उतार कर ही धड़धड़ाती हुई लौट गई। गरज की जो उसे पहुंचाने आया था वह नहीं उतरा। वह बैरंग वापस हो गया। मतलब कि उसे भी निर्वासित दे गया। क्या मतलब? परम आकांक्षित मूर्ति का यह कैसा अनाकांक्षित रूप में प्रवेश। उसने आकर पांव की धूली ली। सिर और नजर झुकाए उस कन्या को नवकुमार गले लगा ले हाहाकार कह उठे। रे सुवर्ण, तू कब आई? जब तेरे बाप का सब गया। नहीं कर सके वैसा। उस सहज स्नेह उच्छ्वास के उत्स पर पत्थर कर स्वर्ण के उस पार का खेवैया जा चुका है। उस चले जाने के चेहरे में शायद स्वर्ण के दुर्भाग्य की छाया है। इसलिए नवकुमार निर्जीव से खड़े रहे और पूछा, कौन स्वर्ण? माजरा क्या है? यानी यहाँ रहना चाहती हूँ। प्रणाम करने वाली अब नवकुमार के आमने सामने खड़ी हो गई। स्थिर स्वर में बोली, मैं और कुछ नहीं चाहती बाबूजी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ रहना चाहती हूँ। यहाँ रहना चाहती हूँ? कैसी प्रार्थना है, कैसी गड़बड़ प्रार्थना। ब्याह के बाद इतने वर्षों तक जिसका दर्शन तक नसीब नहीं हुआ, जिसके घर जाने के लिए कितने दिन कितनी रातों में प्राणों में हाहाकार मचता रहा, इधर तो जिससे मिलने की आशा ही बिल्कुल छोड़ दी थी। सच पूछिए तो जिसे भुला ही बैठे थे, वही लड़की एक पैरों पर पड़कर कहती है, मुझे आश्रय दीजिए। कहती है, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। और कलाई में शाखा है, मांग में सिंदूर, गहनों से दमकती मूर्ति। यह भी नहीं कि भाग्य फूटा है। विहल नवकुमार लड़खड़ाते से बोले, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ रे स्वर्ण। समझ नहीं सकोगे बाबूजी, बाद में सब समझ लोगे। अभी तो मत समझो, फिर बताऊंगी, हाफते हुए स्वर्ण ने कहा।